Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग। जो भी फ्रेंड्स इस लेक्चर को जिस समय पे भी देख रहे हैं उनको मेरी वो विशेष। फ्रेंड्स, हम लोग ने लास्ट सेशन के अंदर इन्वेंट्री के कुछ क्वेश्चंस किए थे, आज उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे और 2 लेक्चर्स और लगेंगे मेरे हिसाब से शायद इन्वेंट्री को खत्म करने में। उसके बाद जो इन्वेंट्री का चैप्टर हमारा वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं वही क्वेश्चंस जो हमने लास्ट चैप्टर में जो सीखा था कि भाई इन्वेंट्री अगर मेरे को 31 मार्च यानी ईयर एंडिंग पे काउंट करनी है, बट उस दिन मैं फिजिकल काउंट नहीं कर पा रहा हूं, तो कैन आई से आई विल कंडक्ट अ फिजिकल काउंट ऑन सम अदर डे, and when I'll be conducting a physical count on some another day, I need to reconcile the sales, purchase and each and everything about inventory between these 2 dates। ठीक है, उसके रिगार्डिंग हमने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए। कोई भूल गया है तो लास्ट लेक्चर नंबर 37 रिफर कर लो एंड देन वी आर स्टार्टिंग विद दिस टुडेज सेशन। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 देखो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के साथ स्टार्ट करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है, देखो पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 8 बोलता है, ये आपका ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, ये आपको मई 19 के पेपर में इंस्टीट्यूट ने 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन को पूछा था। अब ये आपको क्या बोलता है, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, देखो राज लिमिटेड प्रिपेयर्ड देयर फाइनल अकाउंट्स ऑन 31 मार्च 2019, यानी 31 मार्च 2019 को राज लिमिटेड अपने फाइनल अकाउंट बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस बनाती है। Due to unavoidable circumstances, the actual stock was taken on 10th April, यानी 31 मार्च को अगर अकाउंट बना रहा हूं तो स्टॉक भी किस दिन लेना चाहिए, 31 मार्च के दिन, यानी बैलेंस शीट के दिन लेना चाहिए। लेकिन एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हुई कब है, एक्चुअल स्टॉक टेकिंग हुई है कब, 10 अप्रैल 2019 को। When it was ascertained at rupees 1,25,000, it has been found that, यानी जिस दिन हमने 10 अप्रैल 2019 को जब स्टॉक काउंट किया तो उस दिन स्टॉक निकल के आया हमारा 1,25,000। अब हमें रिकंसाइल करना है कि भाई 10 अप्रैल को 1,25,000 था तो 31 मार्च को कितना था, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। और कुछ पॉइंट्स हमें यहाँ पे दिए हैं। देखो सबसे पहला क्या बोला है, सेल्स आर एंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द डे ऑफ डिस्पैच एंड रिटर्न इनवर्ड बुक ऑन द डे ऑफ गुड्स रिसीव्ड बैक, यानी जो सेल्स रिटर्न है वो जिस दिन रिटर्न आ रही है उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं, और सेल्स जिस दिन हमारे यहाँ से सामान जा रहा है उस दिन रिकॉर्ड कर रहे हैं। परचेसेस आर एंटर्ड इन परचेस बुक ऑन द डे द इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, यानी जिस दिन हमें इनवॉइसेस मिल रही है, जिस दिन हमें क्या मिल रहा है, जिस दिन हमें बेसिकली बिल मिल रहा है हमारा परचेस का, उस दिन हम लोग परचेस हमारी परचेस बुक में रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब यहां से जो हमारा मेन क्वेश्चन है ना वो स्टार्ट होता है। ठीक है, ये तो एडिशनल इंफॉर्मेशन थी अभी तक। Sales between 1st April to 9th April 2019 amounting to rupees 20,000 as per sales day book, यानी सेल्स बुक के हिसाब से 1 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल के बीच में हमारा 20,000 रुपए का सेल हुआ है। ठीक है, फ्री सैंपल फॉर बिजनेस प्रमोशन इशूड ड्यूरिंग 1st अप्रैल टू 9th अप्रैल अमाउंटिंग टू रुपीज 4,000 एट कॉस्ट, यानी हमने क्या किया है, टोटल 4,000 रुपए का फ्री सैंपल्स, 4,000 रुपए के क्या किए हैं, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन किया है हमारे बिजनेस प्रमोशन के लिए। कब, 1 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में। और बोला है परचेसेस ड्यूरिंग 1st अप्रैल 9 अप्रैल अमाउंटिंग टू रुपीज 10,000 बट गुड्स अमाउंट टू रुपीज 2,000 आर नॉट रिसीव्ड टिल द डेट ऑफ स्टॉक टेकिंग, यानी हमने 10,000 रुपए का सामान खरीदा है जिसमें से 8,000 का सामान तो हमें मिल गया है, लेकिन हमने जिस दिन स्टॉक काउंट किया उस दिन तक हमें 2,000 रुपए का ऐसा सामान जो हमने खरीद तो लिया है लेकिन कहने से हमें रिसीव नहीं हुआ है। उसके बाद आगे बात हो रही है, द इनवॉइस फॉर गुड्स परचेज अमाउंटिंग टू रुपीज 20,000 वॉज एंटर्ड ऑन 28 मार्च 2019 बट द गुड्स वॉज नॉट रिसीव्ड इन स्टॉक, यानी हमें इनवॉइस किया है हमें, यानी हमने कुछ गुड्स क्या किए हैं, परचेस किए हैं, कब, 28 मार्च से पहले, लेकिन ये गुड्स हमें अभी तक ये गुड्स अभी तक हमारी इन्वेंट्री जिस दिन हम काउंट कर रहे थे उसमें इंक्लूड नहीं हुए। और बोला है द फर्म अर्न्स अ ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, यानी हमारा जीपी कितना है, 25% ऑन कॉस्ट है, 25% ऑन कॉस्ट हम लोग क्या कमा रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हैं। आगे बोला ascertain the value of stock on 31st March 2019, वही चीज है, ये सुनो, यस। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले ना अपनी बुक में एक हेडिंग लगाओ, मैंने नोट्स नहीं लिखवाए हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं जस्ट, हाँ नहीं लिखवाए,
ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, टाइप्स ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अपनी नोटबुक के अंदर क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप एक हेडिंग लगाओगे जिसमें लिखोगे टाइप्स ऑफ इन्वेंट्रीज। तो इन्वेंट्रीज कैन बी, इन्वेंट्रीज मतलब क्लोजिंग स्टॉक, इन्वेंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड into, inventories can be classified into 3 categories। पहला है हमारा फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स, ठीक है, ये तो हमें मालूम है, जो सामान बन गया है बिकने के लिए रेडी है उसे हम क्या बोलते हैं, फिनिश गुड्स बोलते हैं। दूसरा है हमारा रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल मतलब कच्चा माल, यानी अभी तक इस सामान को हमने क्या किया है, अभी तक मशीन्स में इनपुट नहीं किया है, ठीक है, अभी इससे हमें फिनिश गुड्स बनाना बाकी है। और तीसरा कौन सा हमारा, तीसरा है WIP, WIP मतलब वर्क इन प्रोग्रेस। क्या है इसका मतलब, वर्क इन प्रोग्रेस, यानी हमने सामान को क्या कर दिया, मशीन्स के अंदर डाल दिया है, आधा बन भी गया है लेकिन आधा बाकी है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं बिस्किट्स, तो बिस्किट्स किससे बनता है, कहना से वीट से बनता है, वीट के फ्लोर से बनता है। तो अब हमने वीट को मशीन में डाल दिया, बिस्किट बन के रेडी हो गया, लेकिन पैकिंग करनी अभी भी बाकी है। तो ये फिनिश गुड्स भी नहीं है और ये रॉ मटेरियल भी नहीं है, ये क्या है हमारा वर्क इन प्रोग्रेस। उसके बाद स्टोर्स। अब स्टोर्स में क्या क्या आ जाएगा, तो आपकी मशीन है, ठीक है, तो उस मशीन को रेगुलर आपको उसमें ऑयल पुट करना पड़ता है, ठीक है, तो ये ऑयल का हम क्या करते हैं, एक स्टॉक रखते हैं ताकि मशीन को क्या है रेगुलर बेसिस पे हम लोग ऑयल करते रहें। तो इसके लिए स्टोर भी हम, ये स्टोर्स भी क्या हो गए हमारे, किसका पार्ट हो गए, इन्वेंट्रीज का पार्ट हो गया। अब ये इन्वेंट्रीज कैन बी फाउंड एट फॉलोइंग लोकेशंस, यानी ऐसा नहीं है कि इन्वेंट्री जो है जो स्टॉक है वो सिर्फ और सिर्फ हमारी फैक्ट्री के अंदर ही पड़ा रहेगा। इन्वेंट्रीज कैन बी फाउंड एट फॉलोइंग लोकेशंस, यानी इन लोकेशंस पे जो है आपकी इन्वेंट्री क्या हो सकती है, पाई जा सकती है। अब उसमें कौन कौन सी लोकेशंस है, तो देखो सबसे पहली लोकेशन उसमें है वो है एट आवर ओन प्रीमाइसेस, यानी हमारी फैक्ट्री में ही पड़ा होगा। ये तो कॉमन बात है कि भाई क्लोजिंग स्टॉक जो है, जो सामान अभी तक नहीं बिका है वो कहां पड़ा हो सकता है, हमारी खुद की फैक्ट्री के अंदर पड़ा हो सकता है। उसके अलावा और कहां हो सकता है, तो कहना इसे उसके अलावा ये हो सकता है एट थर्ड पार्टी प्लेस, थर्ड पार्टी प्लेस का मतलब क्या है, सेल और रिटर्न अप्रूवल, ये सब समझाऊंगा, पहले लिख लेते हैं, रिटर्न अप्रूवल और कंसाइनमेंट, ठीक है, ये सब आ गया इधर, और कंसाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद और क्या हो सकता है, तो उसके बाद और हो सकता है हमारे पास इन ट्रांसपोर्टेशन, इन ट्रांसपोर्टेशन, यानी अभी तक ये ट्रांसपोर्टेशन ट्रक में चल रहा है सामान, ठीक है, इन ट्रांजिट भी बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं हम लोग, इन ट्रांजिट भी बोला जाता है, यानी जो हमारा स्टॉक है। अब देखो स्टॉक का एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, जो सामान नहीं बिका यानी अनसोल्ड गुड्स आर नथिंग बट क्लोजिंग स्टॉक। अब अनसोल्ड गुड्स एक तो मेरी फैक्ट्री में पड़ा होगा, दूसरा क्या होगा, देखो हमारे पास अलग अलग सेल्स बिजनेस को बढ़ाने के अलग अलग तरीके हैं, जिसमें से एक है सेल और रिटर्न बेसिस। सेल और रिटर्न बेसिस में क्या होता है कि लेट सपोज कि ये ए लिमिटेड एक कंपनी है, ये कंपनी क्या करती है, एक आदमी जो इसका डीलर है, किसको, इसके डीलर को सामान बेचती है, और इसके डीलर को सामान बेच के बोलती है कि भाई देखो हम तुम्हें 100 पीसेस भेज रहे हैं, तुम्हारे पास लेट सपोज कि हमने इनको 15 डेज का टाइम दिया, हम बोलते हैं कि 15 डेज का टाइम है, या तो तुम 15 दिन के अंदर ये पूरा सामान बेच दो, पूरा या आधा या जितना भी बिके आपसे, ईदर यू सेल दिस आइटम्स और यू रिटर्न दिस आइटम, या तो आप सेल कर दो या फिर आप क्या कर दो, रिटर्न कर दो। और अगर आपने 15 दिन के अंदर हमें रिटर्न नहीं किया तो हम क्या मान लेंगे कि आपने ये गुड्स क्या हो गए, आपने ये गुड्स एक्सेप्ट कर लिए, ये गुड्स क्या हो गए, सेल हो गए। यस सुनो, यस।
कहना इसे जब तक ये 15 दिन का समय नहीं बीतता है तब तक कहना इसे इस डीलर के पास अगर इसने अप्रूवल नहीं भेजा, हमें लेटर लिख के ये नहीं बोला है कि भाई ये गुड्स मुझे चाहिए, तो कहना इसे हम ये तो नहीं बोल सकते ना कि ए लिमिटेड ने सेल कर दिया। सेल वर्ड का मतलब क्या है? व्हेन डू यू से कि भाई ये गुड्स सोल्ड हो गए हैं या फिर इन गुड्स की सेल हो गई है? व्हेन रिस्क एंड रिवॉर्ड रिगार्डिंग दोज गुड्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर। यानी आपने लॉ जो आपका एक सब्जेक्ट है जिसमें सेल ऑफ गुड एक्ट भी आता है, वहां पे आप पढ़ोगे इसको कि जब सेलर जो होता है ना वो बायर को अगर रिस्क और रिवॉर्ड इन गुड्स के ट्रांसफर कर दे तो हम ये बोल देते हैं कि ये गुड्स क्या हो गए? सोल्ड हो गए, ये गुड्स क्या हो गए? सेल हो गए। लेकिन इस केस में देखो कहना इससे ये 100 पीस 1 तारीख को फर्स्ट को अगर ए लिमिटेड डीलर को देता है, कहना इसे डीलर के पास अभी भी इन गुड्स का रिस्क एंड रिवॉर्ड नहीं आया है। क्यों? क्योंकि जब तक डीलर इनको अप्रूव नहीं कर देता, कहना इसे तब तक डीलर के पास एक रास्ता ये है कि वो ये गुड्स क्या कर सकता है? रिटर्न कर सकता है। किसको? ए लिमिटेड को। तो कहना इसे अगर फर्स्ट को ये गुड्स भेजे हैं तो कहना इसे 15th तक 15 दिन तक कहना इसे ए लिमिटेड ये नहीं बोल सकता कि भाई उसने क्या किए हैं? गुड्स सेल कर दिए हैं। यानी भले ही ये गुड्स ए लिमिटेड के पास नहीं डीलर के पास पड़े हैं, बट कैन आई से इट इज स्टिल अनसोल्ड। जो भी अनसोल्ड गुड होगा वो किसका पार्ट होगा? वो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होगा। यस और नो? यस। किसका पार्ट होगा? क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट होगा। सेम थिंग आगे बढ़ते हैं और दूसरी चीज की तरफ देखते हैं, एंड दैट इज कंसाइनमेंट। एक दूसरे तरह का अरेंजमेंट है ये। सेल और रिटर्न अप्रूवल बेसिस से थोड़ा अलग है। आपको ये 2 चैप्टर हैं, सेल एंड रिटर्न अप्रूवल बेसिस भी है, कंसाइनमेंट भी है, तो वहां पे हम इनको डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे मैं आपको क्या कर रहा हूँ? सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। कंसाइनमेंट में क्या होता है? कंसाइनमेंट में ए लिमिटेड क्या करती है? 100 पीसेस भेजती है। कितने पीसेस भेजती है? 100 पीसेस भेजती है अपने कंसाइनर को, जिसको हम डीलर भी बोल सकते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे हम लोग? उसको कंसाइनर बोलेंगे। अब जो कंसाइनर है उसको टास्क दिया जाता है कि भाई तुझे ये 100 पीस है ना, लेट सपोज 1000 रुपीज में कस्टमर को बेचने, और जितना आइटम तू इसमें से क्या करेगा? सेल कर देगा, उस आइटम पे तुझे हम क्या देंगे? उस आइटम पे तुझे हम कुछ परसेंटेज ऑफ कमीशन देंगे। यानी प्रॉफिट जो है वो कौन कमा रहा है? ए लिमिटेड कमा रहा है। इसको तो सिर्फ क्या मिल रहा है? इसको तो एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ कमीशन मिल रहा है। तो कहने से जिस दिन मैं इसको यहाँ पे गुड्स भेज रहा हूँ ये 100 पीस, उस दिन कहने से कंसाइनर को इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ है। कहने से ये आज भी जो गुड्स है, आज भी जो ये गुड्स है, ये किसके पास है? ये ए लिमिटेड के पास ही है। कहने से स्टिल जब तक ये गुड्स बेच नहीं देता है कंसाइनर, दे आर अनसोल्ड गुड्स एंड अनसोल्ड गुड्स आर पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। इसीलिए ये जो थर्ड पार्टीज है ना, इनके पास जो स्टॉक पड़ा होगा, किसका? कंपनी का जो स्टॉक पड़ा होगा, इट विल बी ऑलवेज बी इंक्लूडेड इन द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ ए लिमिटेड। समझ में आता है कि नहीं आता है? पक्का? अब आगे देखो यहाँ पे, और तीसरा क्या लिखा है? इन ट्रांसपोर्टेशन। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की कोशिश करना कि भाई ए लिमिटेड ने सामान परचेस किया, किससे? बी लिमिटेड से। अब बी लिमिटेड जो है वो लेट सपोज केरला में, कहाँ पे है? केरला में, और ए लिमिटेड लेट सपोज राजस्थान में, ठीक है। अब ये सामान लेट सपोज 28 को परचेस किया। कितना तारीख को परचेस किया? 28 मार्च को परचेस किया है, ठीक है। अब 28 मार्च को ये परचेस तो हो गई है, 28 मार्च को क्या हो गया? ये परचेस तो आपकी हो गई है। अब 28 मार्च को ये परचेस हुई है आपकी, ठीक है। 28 मार्च को आपकी ये परचेस हुई है, और कहना से सामान बी लिमिटेड यानी केरला से राजस्थान आते आते नहीं करके 3 से 4 दिन लग जाएगा। हम अज्यूम करते हैं 5 दिन लगेगा, तो कहने से 29, 30, 31, 1, 2, यानी यहां पे सामान कब पहुंचेगा? 2 अप्रैल को पहुंचेगा। तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो 100 पीसेस जो ट्रक में आ रहे हैं, ये 31 मार्च के दिन किसका स्टॉक होगा? बी लिमिटेड के स्टॉक में गिना जाएगा कि ए लिमिटेड के स्टॉक में गिना जाएगा? तो हम ये देखेंगे कि 31 मार्च के दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड किस कंपनी के पास है। तो कहना इसे अगर इस कंपनी ने बेच दिया तो इसने अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है किसको ट्रांसफर कर दिया? ए लिमिटेड को ट्रांसफर कर दिया। तो कहना इसे इस वजह से जो स्टॉक है वो ए लिमिटेड का काउंट होगा, ना कि बी लिमिटेड का।
समझ में आता है कि नहीं आता है? तो ऐसे स्टॉक को 31 मार्च के दिन, ये स्टॉक हमारी फैक्ट्री में नहीं है बट स्टिल इट विल बी काउंटेड इन आवर क्लोजिंग स्टॉक, इसको हम बोलेंगे स्टॉक इन ट्रांजिट। क्या बोलेंगे इसको? स्टॉक इन ट्रांजिट यानी स्टॉक इन ट्रांसपोर्टेशन। यस और नो? यस। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, ये रहा क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले मैं इसका क्या करता हूं, फॉर्मेट बना लेता हूं। स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2019 बराबर है। अब यहां पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहां पे आ जाएगा अमाउंट बराबर। अब देखो यहां पे वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2019, 2019 को क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू है 1,25,000। कितनी है? 1,25,000 बराबर है। अब 1 बाय 1 ट्रांजेक्शन्स पढ़ते हैं और उसके बाद देखते हैं। कहने से सेल किया 1 अप्रैल 2019 को और 9 अप्रैल 2019 के बीच में, और वो सेल कितना था? 20,000। कहने से ये तो सेल वैल्यू है, हमें क्या चाहिए इसकी? हमें इसकी चाहिए कॉस्ट वैल्यू। क्या चाहिए इसकी? कॉस्ट चाहिए। तो आप चाहो तो एक सेपरेटली क्या कर सकते हो, वर्किंग नोट बना सकते हो, या फिर चाहो तो आप यहीं पे क्वेश्चन के अंदर क्या कर सकते हो, इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इसका सेपरेट वर्किंग नोट बना के आपको दिखाता हूं। देखो कॉस्ट, जब भी ऐसा प्रॉफिट वाला क्वेश्चन आए ना, प्रॉफिट परसेंटेज वाला, उसको आप ऐसे ही सॉल्व करोगे कि भाई क्या बोला है। देखो यहाँ पे 25% ऑन कॉस्ट, तो जिसको ऑन या ऑफ बोला होता है उसको हम क्या मानते हैं? 100 मानते हैं कि कॉस्ट कितनी है हमारी? 100 रुपीज है। कॉस्ट कितनी है हमारी? 100 रुपीज है। उसमें हमने अगर 25 रुपए का प्रॉफिट कमाया तो हमारी सेल्स प्राइस कितनी हो गई? 125 हो गई। और जो हमने गुड्स बेचे हैं वो कितने के बेचे हैं? 20,000 के। तो बताओ भाई, अगर हमने इतने रुपए के गुड्स बेचे हैं तो उसकी कॉस्ट कितनी रही होगी? तो कहने से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, कितना आ जाएगा? ये आपका आएगा 16,000। कितना आएगा आपका? 16,000 बराबर है। तो कहने से इस तरह से मेरा कॉस्ट ऑफ क्या मिल गया मुझे? इन्वेंट्री मिल गया, कॉस्ट ऑफ सेल ऑफ इन्वेंट्री। अब यहां पे देखो, कहने से 31 मार्च को ये सामान मेरे पास था, क्योंकि मैंने 1 तारीख के बाद बेचा, 1 से 9 के बीच में बेचा, मतलब 31 तारीख को मेरे पास सामान था। 31 मार्च को मेरे पास क्लोजिंग स्टॉक में ये गुड्स पड़े थे। अब मैंने सेल किया तो कहने से 9 अप्रैल को ये गुड्स क्या हो गए होंगे? कम हो गए होंगे। यस और नो? तो कहने से 9 अप्रैल के क्लोजिंग स्टॉक में ये गुड्स नहीं दिख रहे, 31 मार्च के क्लोजिंग स्टॉक में ये गुड्स दिखने चाहिए। तो मैं क्लोजिंग स्टॉक को क्या करूंगा? इंक्रीज कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और ये मुझे मालूम कैसे पड़ा? कहने से वर्किंग नोट नंबर 1 से। कितना अमाउंट है? 16,000 रुपीज अमाउंट है बराबर है। फिर उसके बाद देखो आगे क्या दिया। आगे दिया है कि बिजनेस प्रमोशन में फ्री सैंपल बांटे हमने 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में 4,000 रुपए, जिसकी कॉस्ट ही है 4,000। यानी इसमें हमें प्रॉफिट माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो कॉस्ट दे दिया है। तो देखो 31 मार्च को ये गुड्स हमारे पास थे, 31 मार्च को ये गुड्स हमारे पास थे, हमने इनको फ्री सैंपल के रूप में बांट दिया। तो कहना इसे 9 अप्रैल तक तो ये गुड्स कम हो गए होंगे और 9 अप्रैल के स्टॉक में ये गुड्स दिख नहीं रहे। कहने से मुझे तो 31 मार्च का स्टॉक चाहिए ना, तो मैं क्या करूंगा? इन स्टॉक को ऐड कर दूंगा, इस गुड्स को क्या कर दूंगा? ऐड कर दूंगा। तो यहां पे लिखूंगा ऐड कॉस्ट ऑफ गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। कितना है? 4,000 रुपीज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे देखो क्या दिया है। आगे दिया है परचेसेस ड्यूरिंग द 1 अप्रैल 2019 टू 9 अप्रैल 2019 अमाउंटिंग टू ₹10,000। देखो ये आपको ये वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बना रहा हूं। टोटल परचेस कितना है? बिटवीन 1 to 9, यानी 1 तारीख से 9 तारीख तक का टोटल परचेस कितना है? मेरा टोटल परचेस है 10,000। उसमें से है ना 2,000 रुपए के गुड्स नॉट रिसीव्ड, अभी तक हमें रिसीव नहीं हुए हैं, और कहने से ये रिसीव नहीं हुए हैं तो ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में भी नहीं आए होंगे। कौन से दिन? 10 अप्रैल को, हाँ या ना?
10 अप्रैल के क्लोजिंग स्टॉक में भी नॉट इंक्लूडेड, क्या नॉट इंक्लूडेड, हाँ या ना, यस। और कहने से बाकी 8000 के गुड्स का क्या हुआ होगा, वो रिसीव हो गए होंगे, और कहने से वो हमारे 1/10/4/2019 के स्टॉक के दिन इंक्लूड हुए होंगे, आया ना। तो कहने से इसकी वजह से हमारा स्टॉक इंक्रीज हुआ और इसकी वजह से हमारे स्टॉक पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो कहने से इससे तो हमें कोई लेना देना ही नहीं है, हम सिर्फ इसको क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 31 मार्च का स्टॉक था, फिर मैंने 1 से 9 के बीच में परचेस किया और वो गुड्स रिसीव भी किया, तो कहने से मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। जब मैंने 9 तारीख को स्टॉक काउंट किया होगा तो उसमें ये 8000 रुपए का स्टॉक क्या होगा, वहां पे पड़ा होगा, तो कहने से स्टॉक क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। कहने से मुझे क्या करना है, मुझे तो 31 मार्च का स्टॉक चाहिए, तो मैं स्टॉक को क्या कर दूंगा, कम कर दूंगा। तो कहने से यहां पे आ जाएगा लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेस, सब कुछ कॉस्ट पे ही आएगा। कहने से गुड्स परचेस होते हैं वो तो हमारे लिए तो कॉस्ट है, सामने वाले के लिए सेलिंग प्राइस है, ये सुनो, यस। कितना अमाउंट है, कहने से 8000 अमाउंट है। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या बोला है, इनवॉइस फॉर गुड्स परचेज्ड अमाउंटिंग टू ₹20,000 वर एंटर्ड ऑन 28 अप्रैल 2019 बट द गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। यानी हमने 20,000 रुपए के गुड्स क्या किए थे, इनवॉइस मतलब परचेस। आप यहाँ पे चाहो तो आप क्वेश्चन में ही लिख सकते हो कि ये परचेस हो रखी है, क्या हो रखी है, ये परचेस। 28 मार्च को ये गुड्स हमने परचेस किए, कहने से ये वाला सिचुएशन देखो, यहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले, ये वाला सिचुएशन। 28 मार्च को हमने गुड्स परचेस किए, ठीक है, और ये गुड्स कहने से हमें कब मिल रहे हैं, लेट सपोज 2 अप्रैल को मिल रहे हैं। कब मिल रहे हैं, 2 अप्रैल को, या फिर अभी तक नहीं मिले, एज्यूम करते हैं। कहने से 31 मार्च के दिन ये स्टॉक हमारी इन्वेंट्री के अंदर आएगा कि नहीं आएगा, ये स्टॉक हमारी इन्वेंट्री के अंदर इंक्लूड होगा कि नहीं होगा। कहने से ये हमने रिस्क एंड रिवॉर्ड तो हमारे पास 28 मार्च को शिफ्ट हो गया कि नहीं हो गया, यस। तो कहने से ये गुड्स किसके हो गए, हमारे हो गए, भले हमें मिले नहीं है, बट कहने से ये गुड्स हमारे हैं, तो हमारी क्लोजिंग स्टॉक में आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए, आने चाहिए। और कहने से हमने इन गुड्स को अभी तक हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया है। क्वेश्चन में देखो यहाँ पे लिखा है दिस गुड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, तो हम क्या करेंगे, इन गुड्स को स्टॉक में इंक्लूड कर लेंगे। तो कहने से ऐड परचेज गुड्स नॉट इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक। कितना अमाउंट है, तो कहने से इसका अमाउंट है 20,000। कितना अमाउंट है, 20,000। अब आप इसका क्या करोगे, अब आप इसको नेट टोटल कर लोगे। क्या करोगे, आप इसका नेट टोटल करोगे, तो आपको मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 31/3/2019। 31/3/2019। अब देखो यहाँ पे मेरे पास कैलसियम में कर लेता हूँ, 1,25,000 प्लस 16,000 प्लस 4,000 माइनस 8,000 प्लस 20,000, यह आया आपका 1,57,000। तो ये आपका आंसर है 1,57,000। तो ये आपका क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ना, यस, क्वेश्चन नंबर 8 आपका खत्म हो गया, बराबर है। कॉपी कर लो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। ये 2 वर्किंग नोट भी कॉपी कर लेना, ये एक तो आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है सिर्फ। फटाफट कॉपी कर लो, आगे बढ़ेंगे फिर, हो गया। चलो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 बाद में करेंगे, पहले अपन देखते हैं 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, 11 बाद में करेंगे, बराबर है। अब क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्टॉक इन अ बिजनेस was done on 23rd June 2016. The value of stock was 48 lakh। यानी हमने जो फिजिकली काउंट करते हैं ना स्टॉक, वो किस दिन किया, वो हमने 23rd जून को कर दिया, यानी 30 जून से पहले ही कर दिया, ठीक है। और उस दिन हमारा जो काउंट किया तो स्टॉक आया 48 लाख रुपए, यानी 48 लाख रुपीस का स्टॉक पड़ा था हमारे पास। अब द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस टुक प्लेस बिटवीन 23rd जून एंड 30th जून 2016। यानी 23rd जून से लेके 30 जून तक ये ट्रांजेक्शंस हमारे हुए।
उसमें से पहला है आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड एट अ कॉस्ट वर्थ रुपीज 2,40,000 यानी 2,40,000 रुपए, ऐसे गुड्स जिनकी कॉस्ट कितनी है 2,40,000 रुपए है, वर अनसोल्ड यानी हमने कंसाइनमेंट पे भेजे थे लेकिन वो गुड्स अभी तक सेल नहीं हुए हैं। यस और नो? यस। आगे देखो, परचेस ऑफ रुपीज 4 लाख वर मेड यानी 4 लाख रुपए के गुड्स हमने क्या किए थे, हमने खरीदे थे। उसमें से 1,60,000 के गुड्स हमें 5 जुलाई को मिले यानी 30 जून तक हमें वो गुड्स मिले नहीं, 30 जून के बाद ये गुड्स मिले, बराबर है। उसके बाद द सेल वर रुपीज 13,60,000 हमारी सेल्स कितनी है 13,60,000 रुपए की है। उसमें से विच इंक्लूड्स गुड्स वर्थ रुपीज 3,20,000 सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस यानी 3,20,000 रुपए के गुड्स क्या है हमने अप्रूवल बेसिस पे भेजे हैं। अभी ये क्या है मैं समझाता हूं। हाफ ऑफ दिस गुड्स वर रिटर्न बिफोर 30th June 2016 but no information is available regarding the remaining goods। तो हम ये अज्यूम करते हैं कि the remaining goods are sold, the remaining goods are sold। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है मैं समझा देता हूँ, ठीक है। उसके अलावा देखो और क्या बोला है, the goods are sold at a cost plus 25%। क्या है, कॉस्ट जितनी है उस पे हम 25% एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है। However the good costing सारे गुड्स पे 25% कमा रहे हैं लेकिन एक गुड्स ऐसे हैं जो 2,40,000 के थे, गुड्स कॉस्टिंग 2,40,000 हैज बीन सोल्ड फॉर 1,20,000 यानी 2,40 के थे बट हमने 1,20 में बेचे। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 30th June 2016। हमको 30 जून 2016 को क्या करना है, इनकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट बना लेते हैं। स्टेटमेंट शोइंग क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th June 2016 बराबर है। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे देखो क्या लिखा है, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब ये क्वेश्चन है ना, अभी तक जितने भी क्वेश्चन किए ना उससे थोड़ा अलग है, उससे थोड़ा उल्टा सोचना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अभी तक जितने क्वेश्चन थे ना उनमें काउंटिंग डेट के बाद हो रही थी, यानी 30 मार्च का स्टॉक चाहिए, 31 मार्च का स्टॉक चाहिए तो काउंटिंग 31 मार्च के बाद हो रही थी। यहाँ पे 30 जून का स्टॉक चाहिए और काउंटिंग आपका 30 जून से पहले हो रहा है, तो आपका सब कुछ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हमने पहला पॉइंट पढ़ो, आउट ऑफ द गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट यानी हमने कुछ गुड्स को क्या कंसाइनमेंट पे भेजा था। अब कंसाइनमेंट का मतलब क्या है, सामने वाला बेच दिया तो ठीक है, अदरवाइज वो गुड्स हमारे हमको रिटर्न वापस लेने पड़ेंगे, यही मतलब हुआ ना। तो हमने कुछ गुड्स भेजे होंगे, नहीं मालूम कितने गुड्स हैं, उसमें से बाकी गुड्स तो बिक गए लेकिन 2,40,000 के गुड्स अभी तक बिके नहीं है। कहने से ये 2,40,000 के गुड्स अभी भी क्या है, अनसोल्ड है। आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, ऐसा डायग्राम बना सकते हो। वर्किंग नोट नंबर 1 एग्जाम में बनाने की जरूरत, ये वाला वर्किंग नोट बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमने क्या किया, कंपनी ने गुड्स बेच दिए किसको, कंसाइनर को, और उसमें से 2,40,000 के गुड्स अनसोल्ड है। और कहने से ये अनसोल्ड गुड्स जो हैं इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास है, तो कहने से इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड आज भी किसके पास है, कंपनी के पास है। तो कहने से दिस शुड बी इंक्लूडेड इन क्लोजिंग स्टॉक, ये हमारी क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होनी चाहिए। बट कहने से ये 48 लाख का जो क्लोजिंग स्टॉक है इसमें तो ये आएंगे नहीं, क्योंकि 48 लाख का क्लोजिंग स्टॉक तो सिर्फ वो स्टॉक है जो हमारी फैक्ट्री में पड़ा है, ठीक है। बट कहने से हमारा स्टॉक सिर्फ हमारी फैक्ट्री में नहीं, थर्ड पार्टी के पास भी होता है। तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। यहां पे लिखेंगे गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और कहने से हम सिर्फ उनकी क्या लेंगे, कॉस्ट लेंगे, और हमें कॉस्ट ही उनकी क्या है, दी हुई है। कॉस्ट कितनी दी है, 2,40,000। नेक्स्ट आगे देखो क्या लिखा है, 2,40,000 के गुड्स परचेस किए जिसमें से गुड्स वर्थ रुपीज 1,60,000 वर
डिलीवर्ड ऑन 5 जुलाई। तो देखो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 2, ये भी आपको एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। परचेस कितना किया आपने, तो कहने से हमने परचेस किया है 4 लाख का, और इस 4 लाख में से टिल 30 जून आपको कितना गुड्स रिसीव हो गया है, और आफ्टर 30 जून कहने से आफ्टर 30 जून आपको 2,40,000 रुपए का गुड्स रिसीव हो रहा है। सॉरी कितना है, 1,60,000 है कि 240 है, 1,60,000 है, 1,60,000। $1,60,000 और ये आ गया आपका 2,40,000। यानी ये गुड्स तो हमारे कहने से 2,40,000 रुपीज के जो गुड्स हैं वो तो कहने से हमें रिसीव हो गए कब, 30/6 से पहले। तो कहने से ये 23 तारीख के दिन बात करो तो कहने से 23rd के दिन ये गुड्स हमारे पास नहीं थे, क्योंकि ये 23rd के बाद परचेस किए हैं। तो कहने से 23rd को मेरा स्टॉक यहाँ पे था, और 30 को कहने से ये गुड्स परचेस करने के बाद मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, बढ़ गया होगा। तो कहने से इसे मुझे मेरे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। सो इट हैज टू बी इंक्लूडेड इन स्टॉक ऑन 36/2000, जो भी ईयर अपना वो 30/6 को ये स्टॉक हमारे इंक्लूड होने चाहिए, बट दिस स्टॉक इज नॉट इंक्लूडेड इन 48 लाख। यानी 48 लाख में अभी तक ये इंक्लूडेड नहीं है, तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसे इंक्लूड कर देंगे। यस और नो, यस। और ये वाला स्टॉक तो कहने से वंस वी परचेस द रिस्क and reward belongs to us. So these goods should also be इंक्लूडेड इन स्टॉक। ये गुड्स भी हमारे स्टॉक में इंक्लूड होने चाहिए, भले हमने रिसीव नहीं किए हैं। क्यों, क्योंकि भाई 30/6 से पहले जितना अनसोल्ड गुड है वो होना चाहिए। कहने से 30/6 से पहले इसका रिस्क एंड रिवॉर्ड हमारे पास आ गया, भले गुड्स ना मिले हो, गुड्स अभी भी क्या है, ट्रांजिट के अंदर हो, ठीक है। इसलिए ये स्टॉक हमारे, ये 1,60,000 के गुड्स हमारे स्टॉक में इंक्लूड होंगे। तो देखो यहाँ पे आ जाएगा एड, गुड्स परचेस्ड एंड रिसीव्ड। कितने के गुड्स रिसीव्ड हो गए, 2,40,000 के। तो कहने से वो हमारे स्टॉक में ऐड कर लेंगे हम लोग। जो नॉट रिसीव्ड, इन ट्रांजिट हैं, इन ट्रांजिट, वो भी कहने से हमारे स्टॉक में इंक्लूड हो जाएंगे। यस और नो, यस। 30 जून के स्टॉक में इंक्लूड होने चाहिए। अब लास्ट वाला पॉइंट है ना, ये आपको थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा, बहुत कंफ्यूजिंग पॉइंट है। आप चाहो तो इसको A+ मार्क कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, और एग्जाम में पूछने के अच्छे खासे चांसेस हैं इस क्वेश्चन के। देखो यहाँ पे 13,60,000 रुपए की सेल हुई है। ये वर्किंग नोट आप अपने लिए बनाओगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्किंग नोट है, वर्किंग नोट नंबर 3। सेल्स कितनी हो गई, 13,60,000 रुपए की। अब इसमें से दो टाइप की सेल हुई है, एक तो नॉर्मल सेल हुई है, या बोलूं एक्चुअल सेल हुई है, यानी मतलब हमने सामान बेच दिया है, और एक सेल और रिटर्न बेसिस पे हुई है, यानी भाई तुम्हें चाहिए तो सामान रखना, अदरवाइज हमें क्या कर देना, रिटर्न कर देना। अच्छा, ये कितनी सेल हुई है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 3,20,000 की सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस, यानी तुम्हें सामान चाहिए तो रखना, वरना क्या कर देना, रिटर्न कर देना। ऐसी सेल हुई है 3,20,000 की। यस और नो, यस। अब ये 3,20,000 की, बाकी जो सेल है वो नॉर्मल सेल है, यानी 10,40,000 रुपए की सेल जो है आपकी, वो नॉर्मल, आपने किसी को सामान बेच दिया, उसने ले लिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड आपका क्या हो गया, ट्रांसफर हो गया। अब इसमें से हाफ ऑफ द गुड्स वर, देखो क्या लिखा है, हाफ ऑफ द गुड्स वर रिटर्न्ड, यानी आधे से ज्यादा गुड्स क्या आ गए हमारे पास, रिटर्न आ गए। तो इसका आधा कितना होता है, 1,60,000 का गुड्स हमारे पास क्या आ गया, रिटर्न आ गया। तो कहने से ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में क्या होना चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए। यस और नो, यस, ये हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए। अब बाकी जो गुड्स बचा है 1,60,000 का, ये अभी तक हमारे पास रिटर्न नहीं आया, ये गुड्स अभी तक हमारे पास रिटर्न नहीं आया है।
जिसका मतलब है ये गुड्स क्या हो गया, सेल हो गया। इसका मतलब ये गुड्स क्या है, दिस गुड्स आर सोल्ड। ये सुनो, ये सेल हो गया। कहने से ये दोनों गुड्स क्या हो गए, हमारे सेल हो गई। तो हमारी टोटल सेल्स जो है वो कितनी हो गई, टोटल सेल्स हो गई हमारी, टोटल कर लो आप 10,40,000 प्लस 1,60,000, ये टोटल सेल हो गई हमारी 12 लाख रुपए की, हमारी क्या हो गई, टोटल सेल हो गई। ठीक है, 12 लाख रुपीस की हमारी सेल हो गई। अब ये सेल में ना दो तरह के गुड्स हैं, एक वो गुड्स हैं नॉर्मल गुड्स, यानी जिसपे हम लोग क्या है 25% ऑन कॉस्ट कमाते हैं, और एक अब नॉर्मल गुड्स जिसको हमने क्या किया है, लॉस में बेचा है। तो देखो यहाँ पे नीचे लास्ट पैराग्राफ में ये इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे दी है कि 2,40,000 के गुड्स जो है ना वो हमने 1,20,000 में बेच दिए हैं। यानी जो सेल है उसमें 1,20,000 रुपए की सेल्स प्राइस कितनी है, 1,20,000। एक्चुअल में ये गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, तो ये गुड्स की कॉस्ट थी 2,40,000, और इसको हमने क्या किया था, लॉस पे बेचा था। कितना लॉस हुआ था इसमें, हमें 1,20,000। तो देखो आपकी 12 लाख रुपए की गुड्स में से, 12 लाख रुपए की सेल में से कहने से 1,20,000 की जो सेल थी वो तो खराब गुड्स थे, वो तो आपके क्या थे, खराब गुड्स थे। तो बाकी जो नॉर्मल गुड्स हैं ये अब नॉर्मल गुड्स थे, खराब गुड्स मतलब अब नॉर्मल, जो नॉर्मल गुड्स हैं वो कितने के थे, वो आपकी कितने की सेल थी, 10,80,000 की। और कहने से इस पे आपने क्या कमाया, 25% का प्रॉफिट कमाया, किस पे, कॉस्ट पे। देख लो एक बार, कॉस्ट प्लस 25%, क्या बोला है यहाँ पे, कॉस्ट प्लस 25%। तो देखो यहाँ पे कहने से यहाँ पे वही चीज लगाऊंगा, कॉस्ट 100 मान लो, प्रॉफिट 25 मान लो, तो सेल्स प्राइस कितना हो गया, 125। अब इनको अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो कहने से मुझे कॉस्ट मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, यस। तो देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 125, ये आ गया आपका 8,64,000। तो कहने से 8,64,000 की कॉस्ट तो आपकी ये हुई, और 2,40,000 की कॉस्ट आपकी अब नॉर्मल गुड्स की हुई। तो टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो गुड्स आपने बेचे हैं उनकी टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी हुई, 10 लाख आएगा समथिंग, देख लेते हैं, 2,40,000, 11,04,000, कितना हो गया, 11,04,000। ये आपकी टोटल सेल्स, वो गुड्स जो आपने क्या कर दिए, सेल कर दिए। कितने के गुड्स आपने सेल किए, 11,04,000 के, और 1,60,000 के गुड्स अभी भी आपके के पास क्या है, क्लोजिंग स्टॉक में पड़े हैं। तो देखो इसको यहां पे लेता हूं, स्टॉक। तो कहने से स्टॉक की सेलिंग प्राइस कितने रुपए का पड़ा है, 1,60,000 का। तो कहने से उस पे हमने क्या कमाया होगा, प्रॉफिट कमाया होगा, और उस पे हमने क्या किया होगा, अर्न किया होगा, हम लोग ने प्रॉफिट अर्न किया होगा। तो कॉस्ट कितना, तो कहने से कॉस्ट 100, ये 25, ये 125, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है, तो कहने से 1,60,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 125 इज 1,28,000 रुपीज की क्या है हमारे पास, कॉस्ट है। आया ना, 1,28,000 रुपए की हमारे पास क्या है, कॉस्ट है। स्टॉक की कॉस्ट कितनी है, 1,28,000। अब आगे देखो क्या लिखना है, अब आगे देखो क्या करना है। कहने से ये जो 1,28,000 रुपए की कॉस्ट है, 1,28,000 रुपए की क्या है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ये सुनो, कहने से ये स्टॉक में इंक्लूड होना चाहिए, तो इसे हम लोग स्टॉक में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हमारे स्टॉक का कहने से पार्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। तो इसको हम क्या करेंगे, स्टॉक में ऐड कर देंगे। तो यहां पे लिखेंगे ऐड स्टॉक ड्यू टू सेल और रिटर्न बेसिस। कहने से सेल और रिटर्न बेसिस की वजह से हमारे पास कितना रुपए का स्टॉक पड़ा है, 1,28,000 का। और कहने से हमने 11,04,000 रुपए के सामान जो जिसकी कॉस्ट थी कितनी, 11,04,000, उसको हमने सेल किया होगा, तो हमारा क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया होगा, स्टॉक क्या हो गया होगा, हमारा कम हो गया होगा। अब देखो हमने यहां पे देखो, कहने से 23 अप्रैल को मैंने क्या किया है, स्टॉक को काउंट किया है, तब मेरा 48 लाख आया। अब उसके बाद अगर मैंने सेल की है तो कहने से मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, मेरा स्टॉक क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। ये सुनो, कितने से, 11,04,000 से। 30 जून को मेरा स्टॉक क्या हो गया, कम हो गया। कहने से मुझे 23 से 30 जून के लिए आना है, तो क्या कर दूं, मेरे स्टॉक को 11,04,000 से कम कर दूं। तो यहां पे लिखूंगा लेस गुड्स सोल्ड एट कॉस्ट, उसकी कॉस्ट। और ये कॉस्ट हमने कैसे निकाली ये देखना है, तो वर्किंग नोट नंबर 3 देख लो भाई, कितना आया, 11,04,000। आपकी बुक में जो इंस्टीट्यूट का क्वेश्चन है, ये इंस्टीट्यूट की बुक का क्वेश्चन है, वहां पे इस क्वेश्चन को बहुत
घुमा फिरा के सॉल्व किया है, ठीक है। मैंने इसको सारे को क्या किया, एक ही वर्किंग नोट में यहाँ पे ले लिया है, बराबर है। अब आगे देखो, यहाँ पे कह रहे हैं इसे हमें नेट करना है, इसका नेट कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज ऑन 30th जून 2016। अब देखो यहाँ पे 48 लाख प्लस 2,40,000 प्लस 2,40,000 प्लस 1,60,000 प्लस 1,28,000 माइनस, ये माइनस में है ना, इसको माइनस कर देंगे तो ये आएगा 11,04,000, हमारा आंसर आएगा 44,64,000। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लो, जस्ट मैं इसको क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूँ। यस, राइट आंसर है, ठीक है। कितना आया, 44,64,000। तो जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ उसका सोल्यूशन देख के नहीं आता हूँ, तो मैं एक बार क्या करता हूँ, क्वेश्चन के आंसर को जस्ट वेरीफाई कर लेता हूँ। ये बराबर है, कॉपी कर लो इसको फटाफट। बाकी कल के लेक्चर में मिलेंगे, और कल मेरे हिसाब से इसका लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। कल ये चैप्टर हमारा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा।